सूरत में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा और अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। शहर में एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान कुछ कारोबारियों ने अपनी खून से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें केंद्र सरकार से गौरक्षा और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की गई है। सूरत की सड़कों पर विशाल रैली निकाली जा रही है। इस रैली में शहर के कारोबारी हैं, महिलाएं हैं, गौ भक्त हैं, साधु संत हैं और गौ सेवा से जुड़े हजारों लोग शामिल हैं। सभी का मकसद एक है, गौ माता की रक्षा और राष्ट्र माता का दर्जा। यहाँ केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने, गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और गौरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। इस रैली में बुलडोजर भी शामिल किए गए। आयोजकों के मुताबिक ये गौ हत्या करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। इसके अलावा 8 से 10 बैलगाड़ियां भी रैली का हिस्सा बनी जिन्हें गौ भक्ति और भारतीय परंपरा का प्रतीक बताया गया। इस पूरे अभियान के दौरान 10 कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने खून से पत्र लिखा। इस पत्र में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही देश भर में गौ हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की अपील भी की गई है। ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। जब चारों तरफ भगवान दोस्त की सरकारें हैं, चारों तरफ हिंदुवादी सरकारें हैं, तो ये अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की आन बान और शान हमारी गौ माता है, हमारे राष्ट्र का प्राण गौ माता है। तो उस प्राण की रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए। 1945 से महात्मा गांधी जी ने बोला था और आज देश आजाद है। देश के अंदर आजादी के बाद हिंदुवादी सरकारें आ गई है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकारें मानी जा रही है। अब नहीं होगा तो कब होगा? इतने वर्षों से हम ये सब चला रहे हैं, लेकिन ये अभियान जो 27 अप्रैल को चल रहा है। सूरत में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर लिए जा चुके हैं। इन हस्ताक्षरों के साथ एक औपचारिक आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा जाएगा, जिसमें दावा किया गया है कि रोजाना हजारों गायों की हत्या हो रही है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। गौ सम्मान आवाहन अभियान पूरे भारतवर्ष में 27 अप्रैल के दिन चालू हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव होने के कारण गुजरात के अंदर ये आज 7 मई को हो रहा है, जिसके तहत 5 लाख से अधिक हस्ताक्षर सूरत के अंदर सौंपे जा रहे हैं। खून से लिखे हुए पत्र हम कलेक्टर श्री के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गोवध के कलंक से भारत भूमि मुक्त हो तथा गौ संवर्धन मंत्रालय की स्थापना की जाए। जो गाय माता दर दर भटकती है उसकी रक्षा हो। इस अभियान में बड़ी संख्या में साधु संतों और महंतों ने हिस्सा लिया। संतों ने कहा है कि ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि गौ भक्तों का संकल्प है। उनका कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का केंद्र रही है और अब उसे संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। मैं ज्योति बुगना सद्भावना गौ सेवा ट्रस्ट सूरत में संस्था चलाती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय गौ सेवा आह्वान अभियान के अंतर्गत रैली के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब मोदी जी से और राष्ट्रपति महोदया से गुहार करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धरा और राष्ट्रीय संस्कृति गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और जो प्रतिदिन की 80,000 गौ माताएं काटी जा रही है उसके खिलाफ गौ हत्या प्रतिबंधित कानून जल्द से जल्द पारित किया जाए। मैं मोदी जी से एक ही गुहार करती हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं। आज तक सत्ता में आने के बाद में 370 कानून हटाया है। बंगाल में आज आपकी सरकार आई है, लेकिन आज हमारी गौ माता अभी तक आजाद नहीं हुई है। आजादी के बाद में आज करीबन 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज हमारी गौ माता को अभी तक आजादी नहीं मिली है। सूरत की सड़कों पर निकली इस विशाल रैली ने एक बार फिर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की बहस को तेज कर दिया है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।
मेहसाणा जिले के वडनगर के एक युवक ने अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी जेब से मिले सुसाइड नोट ने एक ऐसा राज खोला है जिसका सच जानकर हर कोई दंग रह गया। इस सुसाइड नोट ने पिछले 6 महीने से जमीन के अंदर दफन एक डबल मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। ये है मेहसाणा जिले के वडनगर का सिविल अस्पताल। 3 मई को रात करीब 8 बजे इसी अस्पताल की चौथी मंजिल से एक युवक ने छलांग लगाई और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदने वाला 31 साल का गिरीश भाई परमार है, जो एक डायमंड फैक्ट्री में काम करता था। गिरीश भाई परमार की खुदकुशी की पहेली को सुलझाने में जुटी पुलिस को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिलता है। इस सुसाइड नोट से आत्महत्या की वजह नहीं, बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया, जिसे करीब 6 महीने पहले अंजाम दिया गया था। डबल मर्डर का शिकार बनने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसी गिरीश भाई परमार की पत्नी प्रियंका और 2 साल की बेटी परी थी, जिसकी हत्या खुद गिरीश परमार ने ही की थी। समग्र मामलो तारीख 3/5/2026 रोज वडनगर सिविल होस्पिटलना चौथा माळेथी गिरीशभाई परमार नामना युवके जंपलावीने आत्महत्या करी, जे आत्महत्याना संदर्भमां पोलीसे तपास हाथ धरी અને તપાસમાં એમના ખીચામાંથી એક સુસાઇડ નોટ મળી આવે છે। સુસાઇડ નોટમાં એમને જણાવેલ છે કે જે સાપુર વડ ખાતે તેમના મકાન છે, એમના ઘરની બાજુના મકાનમાં તેમને તેમની પત્ની તથા પુત્રીને 6 મહિના પહેલાં મારીને ત્યાં દાટી દીધેલ છે। सुसाइड नोट में गिरीश ने लिखा था कि 6 महीने पहले अपनी पत्नी और बेटी की हत्या उसी ने की थी और उनके शवों को जमीन में दबा दिया था। इसके बाद पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ गिरीश के घर पहुंची, जहां एक कमरे में खुदाई शुरू की गई। कई घंटों की खुदाई के बाद जमीन के नीचे से कंकाल बन चुके दोनों के शव बरामद हो गए। आज रोज पोलीसे जे ते घरमां तपास हाथ धरी અને ત્યાંથી 2 કંકાલ રિકવર કરેલા છે। તપાસની આગળની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। હાલ એ તપાસનો વિષય છે, પણ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પારિવારિક મામલો હોવાનું અત્યારે દેખાઈ આવે છે, પણ તપાસમાં જે આગળ હશે તે અમને જણાવવામાં આવશે। गिरीश भाई के रिश्तेदारों को उसकी खुदकुशी और डबल मर्डर के सुराग का पता नहीं था, लिहाजा पुलिस ने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें जानकारी दी। गिरीश और प्रियंका को जुड़वा बेटियां थीं, जिनमें गिरीश ने परी को तो मार डाला, लेकिन 2 साल की एक और बेटी बाल बाल बच गई, क्योंकि वारदात वाले दिन वो किसी रिश्तेदार के घर में थी। પણ 10 દિવસ પહેલો આ લોકોનો ઝઘડો થયો હતો, એની નણંદો હંગાથી બધો હંગાથી, એટલે હું ઝઘડો આવીને પતાવી દીધો જ મેં, પણ એના પાછળ ટેન્શન આવી ગયું। તો અઠવાડિયા પાછળ ફોન આવ્યો, 18 તારીખે ફોન આવ્યો, તો આ ગિરીશે એમ કહ્યું કે તમારી પ્રિયંકા એક છોકરી લઈને જતી હતી, એટલે પછી તરત હું 3 વાગે 5 વાગે આવ્યો, 3 વાગે મને ફોન કર્યો કે તમારી પ્રિયંકા જતી હતી। એટલે દોડ કરતો હું વડનગર આવ્યો। વડનગર આવ્યો તો કીધું ભાઈ ફરિયાદ કરી દે, કે ફરિયાદ નહીં કરવી તો આવી જાય, કે પછી હું ઘેર જતો રહ્યો। फिलहाल एक सुसाइड के साथ ही डबल मर्डर का सच तो सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर गिरीश भाई ने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी की हत्या क्यों की और डबल मर्डर का राज दुनिया को बताने के लिए सुसाइड का रास्ता ही क्यों चुना। मेहसाणा के वडनगर सिविल अस्पताल से गिरीश नाम के युवक ने छलांग लगाकर अपनी जान गंवाई, खुदकुशी की, जिस मामले में एक नया मोड़ आया। उस मामले में सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें कहा कि उसने सुसाइड से 6 महीने पहले अपनी बेटी और पत्नी दोनों की हत्या कर दी और उनकी लाश जो है वो घर के बाहर ही दफनाई थी। अब इस बात के बाद पुलिस जो है वो जांच करने लगी कि क्यों ये हत्या हुई, जिसमें सारी चीज़ें सामने आई कि एक तो अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का गिल्ट तो था ही, पर जिस तरह से उसकी पत्नी के घर वालों ने 6 महीने बाद पुलिस से संपर्क किया था और पुलिस को याचिका दी थी कि जांच की जाए कि उनकी बेटी कहाँ लापता हुई है, क्योंकि जब 6 महीने पहले गिरीश ने हत्या कर दी थी अपनी पत्नी की, तो कहा था ससुराल वालों को कि वो लापता हो गई है, किसी को बिना बताए अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई है। 6 महीने तक जब संपर्क नहीं हुआ तो उसके बाद प्रियंका के घर वालों ने जो है पुलिस का संपर्क किया और पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की उसके कुछ दिनों के अंदर ही जो है गिरीश ने अपनी जान दे दी और खुदकुशी कर ली। वडनगर से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो।
अहमदाबाद से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक 52 साल के शख्स को कुछ लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग एक शख्स पर लोहे की रॉड से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ित की मौत हो गई है और इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बनासकांठा भाग गए थे। हालांकि उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद में की गई है। बेटे के ससुराल वालों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वलसाड में हुई एक चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक बंटी बबली की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों ही रिश्ते में थे, जीजा साली, और इन दोनों के खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक जीजा साली की ये जोड़ी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर आलीशान बंगलों को निशाना बनाया करती थी। वापी के एक बंगले में चोरी के बाद पुलिस ने दोनों को एक आलीशान फार्म हाउस से पकड़ा है और हैरानी की बात यह है कि यह आलीशान फार्म हाउस भी खुद इनका नहीं था। मतलब चोरी करके अच्छी खासी संपत्ति बना चुके थे। इनके पास से 34 लाख रुपए का कीमती सामान भी जब्त कर लिया गया है। वापी जीआईडीसी थाने एरिया में हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई थी। उस घटना में पुलिस ने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। एक्यूज का नाम है राजू कालमेघ और दूसरे एक्यूज का नाम है सोनिया पाटिल। ये जो राजू कालमेघ और सोनिया पाटिल है वो जीजा साली है और काफ़ी टाइम से ये लोग मिलके चोरी की घटना का अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ आगे भी 10 से ज़्यादा घरफोड़ चोरी के ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। बाबा केदार के धाम में मौसम हर पल करवट बदल रहा है, लेकिन महादेव के भक्तों के उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के धाम में मौसम हर पल करवट बदल रहा है। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, तो कभी कड़ाके की ठंड श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रही है। लेकिन महादेव के भक्तों के उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आ रही। भारी संख्या में भक्त महादेव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कठिन मौसम के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक हर गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके लिए स्पेशल टीम्स 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। हाल के दिनों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है और लोगों को मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना है, यदि है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जेसीबी इत्यादि वो डिप्लॉयड हैं कि नहीं है। साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, वहाँ पर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच लगातार ठंड और बारिश और साथ ही ऊंचाई की वजह से कई यात्री स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जरूरत पड़ने पर हर दिन 2 से 3 श्रद्धालुओं को एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उन्हें तुरंत मेडिकल सेंटर रेफर किया जा रहा है, ताकि समय रहते बेहतर इलाज मिल सके। जो हमारा चिकित्सा विभाग है, जो हमारे निर्माण विभाग है, वो सभी मिल करके एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर यात्रा को अस्थायी रूप से 1 घंटे 2 घंटे के लिए रोका भी जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर रोका जाता है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचाया जा सके। प्रतिदिन 2 से 3 इस तरीके के केसेस संज्ञान में आ रहे हैं जिनको हाई एल्टीट्यूड पर किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसमें तत्काल हमारी SDRF DDRF की टीम, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और चिकित्सा विभाग मिल करके हेली सेवाओं का उपयोग करते हुए उनको तत्काल रेस्क्यू करते हैं और उनको जो आवश्यक चिकित्सकीय मदद है वो प्रदान की जा रही है। केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ में भी भक्तों के बीच उत्साह भरपूर है।
भारी संख्या में भक्त बद्री विशाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और बदलते मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग बनी हुई है और पूरा धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज रहा है। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय तालवादक और ड्रमर शिवमणि भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजन अर्चन किया और दर्शन के बाद मंदिर के आगे शिवमणि ने अपनी विश्वविख्यात ड्रमिंग शैली से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर डाला। उनकी तालों की गूंज से पूरा परिसर ही भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालुओं ने इस अनोखे क्षण का भरपूर आनंद लिया। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है और चारों तरफ आस्था भक्ति की गूंज है। यहाँ मौसम कैसा भी हो, लेकिन भगवान की उपासना में कोई कमी नहीं है। आस्था की डगर पर विश्वास अडिग है और इस पथ पर उनका साथ ईश्वर तो दे ही रहे हैं, साथ ही प्रशासन भी यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।